गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बी एड सेकेंड ईयर में आपका जो सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसके अंदर मैंने आपको समूह निर्देशन बताया था कि समूह में जो निर्देशन प्रक्रिया की जाती है उसे समूह निर्देशन कहते हैं। अब मैं आपको आज बता रही हूँ सामूहिक परामर्श प्रविधि। तो जो परामर्श प्रविधि है वो भी निर्देशन की प्रक्रिया का ही अंग मानी जाती है, और ये भी क्या मानी जाती है, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा मानी जाती है। पर इसमें एक चीज होती है कि सामूहिक निर्देशन में तो क्या किया जाता है कि सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है, सभी प्रकार का निर्देशन दिया जाता है हर तरह के बच्चों को। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप बने हुए होते हैं, 2 से या 6 छात्रों का समूह होता है या 20 छात्रों का समूह होता है, और उसके अंदर क्या बताया जाता है, समूह में परामर्श प्रदान किया जाता है। एक समानता के आधार पर इसके अंदर परामर्श होता है। जैसे किसी विषय का अपन ने चयन किया, तो विषय के चयन करने में तो हमें समूह निर्देशन का यूटिलाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात आती है विद्यालय की, तो जब एक गांव के विद्यालय में 20 छात्र है और जब वो 20 छात्र है तो पूरे के पूरे 20 छात्र कक्षा 8 में प्रवेश लेते हैं, और 8 में प्रवेश लेने के बाद इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश में क्या होते हैं, वीक होते हैं। अब यहाँ आती है समानता की भाव कि एक ही विद्यालय है और एक ही क्या है, एक ही ग्रुप है इंग्लिश का वीक वाला, और एक ही कक्षा है कक्षा 8। तो इसके अंदर सभी प्रकार की समान रूप से समान योग्यता और समान क्षमता रखे हुए और समान ही समस्या है। तो वहां पे हम किसको जगह देंगे, वहां पे हम सामूहिक परामर्श प्रविधि को अपनाएंगे। तो सामूहिक निर्देशन और परामर्श में इतना सही फर्क है कि सामूहिक निर्देशन प्रत्येक स्तर के समूह में दिया जा सकता है, लेकिन जो सामूहिक परामर्श होता है वो पर्टिकुलर एक समान योग्यता और क्षमता रखने वाले स्टूडेंट्स के बीच में दिया जाता है, और जो सभी रूप से समान रूप से होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। अब जो सामूहिक परामर्श होता है ये बेसिकली समय और धन की बचत के अकॉर्डिंग दिया जाता है। मतलब इसके अंदर जब हमें समय और धन की बचत बचानी हो तब हमें सामूहिक परामर्श प्रविधि काम में लेनी चाहिए। अब बात आती है कि जो सामूहिक परामर्श है वो एक तरह से व्यक्तिगत माना जाता है। क्यों माना जाता है व्यक्तिगत, क्योंकि प्राचीन काल में क्या माना जाता था कि इसके अंदर 2 ही रूपों को शामिल किया जाता था। एक तो परामर्श परामर्श प्रार्थी, एक तो परामर्शदाता और दूसरा परामर्श प्रार्थी। पहले सिर्फ 2 को ही क्या माना जाता है, 2 ही व्यक्ति माने जाते थे सामूहिक परामर्श में, या तो एक परामर्शदाता होता था और परामर्श प्रार्थी, मतलब व्यक्तिगत रूप माना जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, वर्तमान में समय की बचत के कारण समय की बचत के कारण किसका उदय हुआ, किसका हुआ, समूह परामर्श की अवधारणा का उदय हुआ। ठीक है, इस कारण परामर्श प्रार्थियों की जो समस्या है और जो योग्यता है उसमें समानता का क्या होता है, बोध होता है। इसी के साथ जो सामूहिक परामर्श है इसके अंदर पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को जोर दिया जाता है पढ़ने के लिए, और ये माना जाता है इसके अंदर गहन अध्ययन करवाया जाता है। जैसे इंग्लिश में बच्चे वीक है, तो जब समूह में हम शिक्षा दे रहे हैं, जब समूह में हम परामर्श प्रदान कर रहे हैं, तो बच्चों को उसका पूरा का पूरे गहन अध्ययन दिया जाता है। लेकिन समूह निर्देशन में हमें गहन अध्ययन नहीं दिया जाता, ओनली गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है कि हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन कैसे करने के जो उपाय है, कारण है, वो हम किसमें बताते हैं, सामूहिक परामर्श में बताते हैं। तो समूह विशेष में तो हम ये कह सकते हैं, तो इसका अर्थ हम ऐसे लगा सकते हैं, समूह विशेष को एक बार में परामर्श प्रदान करना समूह परामर्श कहलाता है।
काल में परामर्श प्रदान करना छोटे समूह में, तो वो क्या कहलाता है? समूह परामर्श कहलाता है। लेकिन इसके अंदर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि इसके अंदर समान ही योग्यताएं होनी चाहिए और समान ही क्षमताएं होनी चाहिए, अन्यथा समूह परामर्श प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगा। अब इसको सिद्ध करते हुए एक डेफिनेशन बताइए आर.के. शर्मा ने। श्रीमती आर.के. शर्मा, श्रीमती आर.के. शर्मा के अनुसार समूह परामर्श के अंतर्गत एक ही प्रकार की योग्यता वाले परामर्श प्रार्थियों की समस्याओं का समाधान समूह में किया जाता है, जबकि उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं में एक रूपता की स्थिति हो। देखो, समूह परामर्श के अंदर एक ही प्रकार की योग्यता वाले जो परामर्श प्रार्थियों की जो समस्याएं होती है, समस्याओं का समाधान समूह में किया जाता है। योग्यता, क्षमता सब एक ही प्रकार की होनी चाहिए, तब उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। अन्यथा क्या माना जाता है? समूह परामर्श जो प्रविधि होती है वो प्रभावशाली नहीं मानी जाती, निरर्थक मानी जाती है, जबकि उनकी आवश्यकता और समस्याओं में क्या होनी चाहिए? एक रूपता की स्थिति हो। तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि सामूहिक परामर्श विधि होती है वो समय और धन के बचत को बचाने के लिए, धन के बचत के लिए हम सामूहिक परामर्श प्रविधि काम में लेते हैं, जो समान योग्यता वाले शिक्षार्थियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसके अंदर सभी प्रकार की समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। ये था आपका सामूहिक परामर्श प्रविधि की अवधारणा। आपका होमवर्क है आज का। सामूहिक परामर्श प्रविधि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सामूहिक परामर्श प्रविधि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये आपको पूरा करके आना है, फिर कल के वीडियो में मैं आपको सामूहिक परामर्श की विशेषताओं को बताऊंगी। थैंक यू।